जहां सरकार पर हमला करना चाहिए वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने एक समय ऐसा था जब तेजस्वी पर ही हमला कर दिया था। यानी अगर अंतिम आंकड़ा आप देखिए तो 150 सीटों पर आरजेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और अगर बात करें कांग्रेस की तो 60 से 70 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप 150 और 70 को जोड़ते हैं तो ये 220 सीटें होती हैं। 220 सीटों पर अपनी तैयारी महागठबंधन ने शुरू कर दिया है बिना मांझी, मल्लाह और कुशवाहा को लिए हुए। जिस तरह से कांग्रेस और राजद एक दूसरे के साथ अनुशासित संबंध रखते हैं, एक दूसरे के नेचुरल अलायंस में है, इसी अलायंस को आगे बढ़ाने की कवायद लालू यादव भी चाहते हैं। इसी अलायंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तेजस्वी यादव भी और इसी अलायंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं जगदानंद सिंह भी। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। आए हैं तो बैठ जाइए, इत्मीनान से इस खबर को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिएगा तभी सीखिएगा और सीखिएगा तो फिर उसको इस्तेमाल कीजिएगा। खैर, हम सिखाने वाले कौन होते हैं? हम तो पंचनामा करते हैं और पंचनामा में क्या करते हैं? खबरों की चीरफाड़। चीरफाड़ से क्या निकलता है? नंगा सत्य। और नंगा सत्य क्या होता है? और नंगा सत्य वही होता है जो कि देखना चाहिए, जिसे देखने के बाद आपको समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है और आपके आंखों के सामने जो छद्म परोसा जाता है वो क्या होता है। हम उसे झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन अर्ध सत्य जरूर कहेंगे जो आजकल आपको दिखाया जाता है। और हम क्या दिखाएंगे? नंगा सत्य। तो चलिए 10 मिनट के लिए अपने आप को इत्मीनान से कहीं बैठा लीजिए और पंचनामा की जैसे शुरुआत हमेशा होती है वैसे ही आज होगी कहानी, किस्सा, जो कि मेरी आज की खबर से कोई लेना देना नहीं रखेगा। तो कहानी क्या है? कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन मैं जो कहानी सुनाऊंगा उसमें एक ट्विस्ट होगा। आपको पता है कि जब पांडव महाभारत का युद्ध लड़कर वापस हस्तिनापुर गए थे और जब उन्हें सारा साम्राज्य मिल गया था, वही साम्राज्य जहां से उन्हें भिखमंगा बनाकर भेजा गया था, और वनवास खटने के बाद जब सत्य की जीत हुई तो पांडवों को सब कुछ मिला, धन, यश, वैभव और पुरुषार्थ। उन पांडवों ने जब अपना समय पूरा कर लिया, उसके बाद कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उनके मृत्यु के बाद पूरे उनके गांव के लोगों को, पूरे उनके जो जनता थी उसको इकट्ठा करके अर्जुन हस्तिनापुर वापस लाए और हस्तिनापुर में उन्हें बसाने के बाद उन पूरे यदुवंशियों की फौज को वहां से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये पांचों भाई और साथ में द्रौपदी स्वर्गलोक की तरफ यानी अंतिम रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है? देखिए, सशरीर कोई इंसान स्वर्गलोक तक नहीं पहुंच सकता है। सत्य यही है कि भगवान ने चाहे द्वापर में चाहे कलयुग में जब भी भगवान इस धरती पर आते हैं तो वो इंसान के रूप में ही आते हैं, और जब वो यहां से जाते हैं तो वो मृत्यु के तहत ही जाते हैं। यानी कि भगवान भी मरकर ही स्वर्गलोक पहुंचते हैं, लेकिन पांडव इंसान होते हुए कैसे स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं? तो जितने भी भाई थे उन सभी भाइयों ने रास्ते में एक एक करके, कहा जाता है कि आपकी जो ताकत होती है अक्सर वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो उसी ताकत से होता है। अर्जुन एक अच्छे धनुर्धर थे। रास्ते में अर्जुन का भी कहीं ना कहीं एक ऐसी परीक्षा हुई जिसमें अर्जुन नहीं पास कर पाए और वो रास्ते में ही रह गए। इसी तरह से नकुल, सहदेव, बाकी भाई भी अलग अलग जगहों पर रुक गए। भीम को अपने ताकत पर सबसे ज्यादा गुमान था और भीम को यह काफी ताकतवर माना भी जाता था, लेकिन भीम अंततः कहा जाता है इस कहानी के माध्यम से कि ताकत के चलते ही अपने भीम इतने कमजोर हो गए कि वो आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ते में द्रौपदी भी गिर गई और अंततः युधिष्ठिर बच पाए। युधिष्ठिर अंतिम जो रास्ता था वो तय कर रहे थे। उस दौरान उन्हें अलग अलग तरीके के दृश्य भगवान ने दिखाए।
उन दृश्यों को देखकर किसी तरह से भगवान ने चाहा, यमराज और जो कहा जाता है कि इंद्रदेव थे, उन लोगों ने अलग अलग तरह का श्वान किया कि युधिष्ठिर भी रास्ते में कहीं रुक जाए, लेकिन युधिष्ठिर नहीं रुके। युधिष्ठिर इसलिए नहीं रुके कि युधिष्ठिर हमेशा जो सत्य है, जो बिल्कुल धर्म नीति के तहत होता है, वही करते आए हैं। और युधिष्ठिर की यही एक ताकत है जिसका कोई भी काट नहीं था। मतलब साफ है कि आपकी हर खूबी आपके निस्वार्थता, आपके सत्यता पर भारी पड़ती है। अगर आप धर्म और नीति का पालन करते हैं तो आप अंतिम रास्ते में भगवान भी आपके साथ छल करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको भगवान के सामने जगह मिल जाएगी। तो हुआ क्या अंततः? हुआ ये कि युधिष्ठिर अंतिम रास्ते पर जब थे, उस दौरान उन्हें उनके भाइयों का लाश दिखाया गया, उनके परिवार वालों के विवश चेहरे दिखाए गए कि कहीं ना कहीं करुणा ने आकर वो रुक जाए और उन तस्वीरों को देखकर वहां रुक जाए और वो नहीं पहुंचे स्वर्गलोक तक। लेकिन जहां एक तरफ सारे मित्र, सारे भाई बंधु, द्रौपदी भी कहीं ना कहीं रास्ते में छूट गई, वहीं उस पूरे वृतांत में लिखा हुआ है कि एक श्वान यानी एक कुत्ता उनके साथ, युधिष्ठिर के साथ लगातार बना हुआ रहा और अंतिम स्वर्ग के दरवाजे पर जब पहुंचते हैं युधिष्ठिर, तब तक वो कुत्ता उनके साथ था। और जब दरवाजा खुलता है, सामने इंद्रदेव मौजूद होते हैं। इंद्रदेव उनसे पूछते हैं कि आपके सारे भाई कहाँ हैं। उन्होंने सारे वृतांत को बताया, काफी गहराई में जाकर बताया कि कैसे कैसे अलग अलग कारणों से उनके सारे भाई और द्रौपदी रास्ते में ही रह गए और अंततः वो पहुंच पाए और उनके साथ एक कुत्ता पहुंचा। तो भगवान इंद्र ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी सशरीर जानवर नहीं पहुंच पाया है स्वर्गलोक, और वैसे भी ये कुत्ता है, कुत्ता नहीं जा सकता है स्वर्ग। तब युधिष्ठिर ने अंततः जो कहा, इसका अंतिम परीक्षा युधिष्ठिर की ये थी और इसमें भी युधिष्ठिर पास ऐसे कर गए कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पूरे रास्ते मेरा भाई, मेरी पत्नी, कोई मेरे साथ नहीं दे पाया यहाँ तक। अंततः ये कुत्ता ही मेरे साथ रहा और इसकी वफादारी, इसने अपनी वफादारी मेरे साथ दिखाई और मुझे अब अपनी वफादारी से दिखानी होगी, और ये अगर अंदर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और यही कहीं ना कहीं नीति और धर्म का रास्ता होता है। अंततः युधिष्ठिर ने वही किया जो धर्म और नीति के तहत था, और तब इंद्र ने दरवाजा खोला, युधिष्ठिर को भी अंदर लिया और साथ ही साथ उस श्वान को भी अंदर लिया। और जब अंदर वो पहुंचते हैं तो कुत्ता भगवान का रूप धारण कर लेता है। कौन सा भगवान? धर्म और नीति, यानी धर्म भगवान खुद युधिष्ठिर के साथ लगातार उस पूरे रास्ते में मौजूद थे और उसकी परीक्षा ले रहे थे। यानी जिस युधिष्ठिर ने शुरू से धर्म को और नीति को नहीं छोड़ा, उसने अंत तक धर्म और नीति ने भी उसे नहीं छोड़ा। और अंततः जब वो रास्ते पे के अंतिम पायदान पर, जब गेट पर मौजूद थे, तब भी उन्होंने धर्म और नीति को नहीं छोड़ा और उस श्वान को अंदर ले आने की बात की। और यही कहीं ना कहीं अंतिम परीक्षा थी युधिष्ठिर की, और वो पास कर गए। और पूरे पांडव और द्रौपदी में वो अकेले शख्स थे जो सशरीर अपने साथ वो पहुंचे स्वर्गलोक। और इसके आगे की कोई कहानी है नहीं, कहानी यही है। अब खबर पे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, तो बस मन में आया तो मैंने बता दिया आपको। अब इसका कोई मेरे खबर से लेना देना नहीं है, या है? अगर है तो आपको तय करना होगा। चलिए खबर पर आते हैं। खबर ये है कि जगदानंद सिंह ने कुछ दिनों पहले जब बातचीत की थी, अलग अलग मीडिया चैनलों के जवाब जब दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। आपको पता है कि महागठबंधन में 5 दल हैं। अगर हम उंगली पर गिनना शुरू करें तो ये पांडव हैं, कांग्रेस, राजद, हम, रालोसपा और वीआईपी। इन 5 दलों ने एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ने की एक नीति बनाई थी और उस नीति को ही महागठबंधन कहा गया। इन 5 दलों ने मिलकर एक धर्म भी बनाया जिसे कहा गया कि हम किसी भी शर्त पे भाजपा को सत्ता से रोकेंगे। लेकिन 2019 के चुनाव ऐसे थे कि इतनी बड़ी परीक्षा हुई कि इन सभी पार्टियों को फेलियर हासिल हुआ और बिहार में एकमात्र सीट किशनगंज की मिली और बाकी सभी सीटें हाथ से निकल गई। मतलब स्पष्ट है, कहीं ना कहीं जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे वो नहीं आ पाए। और इसी कारण से जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में काफी बिखरा हुआ दिखा महागठबंधन। सब पूछिए तो ना राजद ने अपने वोट डिलीवर कराए, ना कांग्रेस डिलीवर करा पाई अपने वोट बैंक को। सभी का वोट बैंक, चाहे वो यादव एमवाई समीकरण हो, चाहे दलितों का हो, चाहे माझी समाज का हो, चाहे कुशवाहा समाज का हो, सभी वोट बैंक भाजपा की तरफ खिसका और जिसकी वजह से एक बड़ी हार हुई। लेकिन
हार के साथ एक खास बात होती है, हार आपको कमजोर करता है, विघटित करता है और आपकी परीक्षा लेता है। और इसी परीक्षा में धीरे धीरे करके शुरुआत में ही मांझी जी ने एक दो बयान ऐसे दिए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हुआ कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहना भी चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर में ही मांझी की बेचैनी ये साफ थी कि कहीं ना कहीं वो हार का भी दोष तेजस्वी यादव और उनके परिपक्वता पर जोड़ रहे थे। वहीं कांग्रेस ने भी बयान दे दिया था कि जिस तरह से मोनोपोली चल रही है राजद की, कई जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को खासतौर पर बात बार बार किया जाता है, जहां से पप्पू यादव की पत्नी रंजना रंजन चुनाव लड़ी थी, उस जगह पर कहीं ना कहीं राजद ने एक ऐसा रणनीति तैयार किया जिसकी वजह से कांग्रेस वहां से सीट हारी। ऐसे ही कई जगह पर वीआईपी हो या कुशवाहा हो, सभी ने अपने एक दूसरे पर आरोप लगाया था। तेजस्वी खासतौर पर उस हार के बाद सभी के निशाने पर थे। हार के बाद तेजस्वी यादव काफी दिनों तक बाहर भी रहे थे, उनकी शायद तबीयत खराब थी, इलाज करा रहे थे। इस दौरान बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन पर वो प्रतिपक्ष के तौर पर मौजूद नहीं रह पाए। इसे भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया। जहां सरकार पर हमला करना चाहिए वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने एक समय ऐसा था जब तेजस्वी पर ही हमला कर दिया था। और उसके बाद आया उपचुनाव। उपचुनाव में सीटों के समीकरण को बनाने की संभावनाएं काफी की गई, लेकिन इन संभावनाओं को जमीन पर उतारा नहीं जा सका और वही हुआ, एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली मैच कहकर, सो कॉल्ड फ्रेंडली मैच के तहत चुनाव हुआ। और सत्य यही है कि राजद एक सीट जो हारी वो जीतन राम मांझी के चलते हारी। और कहीं ना कहीं वीआईपी ने जो 25,000 वोट लाया था वो भी तेजस्वी यादव को याद होगा कि वो खिलाफ में लाया गया था। हालांकि बाद में इसको पैचअप करने के लिए मुकेश सहनी ने यह कहा था कि वो जो चुनाव लड़ाया गया था वो राजद को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ाया गया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई बयान दिए थे। कुछ चैनलों ने तो ये भी खबर चलाई थी कि उन्होंने तेजस्वी यादव को ही भाजपा का बता दिया था कि वो भाजपा के साथ कोई साठगांठ करके आए हैं। बाद में जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि दोनों गठबंधन यानी महागठबंधन और एनडीए दोनों ने खूब यूज किया है मांझी जी को और किसी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके सारे विकल्प खुले हैं, अगर उन्हें सम्मान और न्याय मिलेगा तो वो चले जाएंगे उस गठबंधन में। अब स्थिति यह है कि मांझी जी ने कई बार अल्टीमेटम्स दिए हैं। महागठबंधन को यह अल्टीमेटम क्यों दिया जा रहा है राजद को? क्योंकि एक समन्वय कमेटी का निर्माण हो जिसके तहत सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और आने वाले 234 सीटों के चुनाव पे बिहार के अपनी अपनी सीटें और अपना अपना जो हिस्सा है वो तय किया जा सके। लेकिन जब से उपचुनाव में कहीं ना कहीं शिकस्त मिली है, जब से चुनाव में लड़ाई आपस में हुई है और ये सब कुछ एक्सपोज हुआ है, तेजस्वी यादव ने बातचीत का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया है इन सभी नेताओं से। आपने देखा था कि राज्यसभा के दौरान जो चुनाव था बिहार में, उस दौरान यहां तक ये हुआ था कि एडी सिंह को जब राजद ने भेजा था यहां से राज्यसभा में, तो यहां तक कि रालोसपा जो कि चुप रही थी उपचुनाव में वो भी काफी आक्रामक हो गई थी। और माधव आनंद ने यह भी आरोप लगाया था कि इस तरह से अगर अपने ही फायदे के लिए राजद हमेशा सोचती रहेगी तो कुर्बानी कौन देगा? कुर्बानी अगर देने की आवश्यकता पड़े तो बड़ा भाई ही देता है। और ये कहीं ना कहीं और विवाद बढ़ा देता है महागठबंधन का। कांग्रेस ने भी अगर बयानों की आप कांग्रेस की फहरिस्त देखिएगा तो पहले तो नीतीश के फेवर में कई लोगों ने बयान दिया, फिर तेजस्वी पर सवाल खड़े किए गए, फिर कॉमन सिंबल की बात की गई, फिर यह भी कहा गया कि मदन मोहन झा और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। सीएम कैंडिडेट के चेहरे पर भी सवाल खड़ा हुआ और तेजस्वी यादव को सीएम मानने से जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सीटों का समीकरण आप बनाने के लिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सीएम तय करने के लिए ही मीटिंग करिए और वहीं सब कुछ तय कर लिया जाएगा। लेकिन ये मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। कोरोना शुरू होने से पहले, कोरोना की महामारी शुरू होने से पहले, उस लॉकडाउन होने से पहले एक अंतिम तिथि दी गई थी मार्च की 30 तारीख की, लेकिन वो 30 तारीख कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से सिमट गया और अब अंतिम जो दिया गया है मांझी जी की तरफ से अंतिम समय वो है 25 जून। और 25 जून को सब कुछ पटाक्षेप होगा कि आखिर महागठबंधन में कौन से दल रहेंगे और कौन से दल बाहर जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, अंदर की खबर यह है कि राजद ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में राजद लग गई है और कांग्रेस के साथ सीधा सीधा समीकरण बिठाया जा रहा है। यानी कि एकला चलो हमने क्यों लिखा है, एकला चलो की बात क्यों हो रही है? एकला चलो दरअसल यह है कि कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं तोड़ना चाहती हैं। इन दलों ने साफ तौर पर यह तय कर लिया है कि चाहे घटक दल बाकी तीनों जो वीआईपी, रालोसपा और हम हैं, ये रहे या ना रहे,
कांग्रेस और राजद एक दूसरे के साथ रहेगी और ये सीटों का समीकरण ऑलमोस्ट बन चुका है। आप समझ रहे होंगे कि समीकरण कैसे बना है। तो पिछले चुनाव में 2015 के जब नीतीश कुमार भी इस गठबंधन में थे तो आपको याद होगा कि 101 का फॉर्मूला बना था जदयू और राजद के बीच में और 40 सीटें दी गई थी, 41 सीटें दी गई थी कांग्रेस को। तो कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी, ये तो बिल्कुल तय हो गया है। 101 सीटों पर राजद लड़ेगी, ये बिल्कुल तय हो चुका है। जो बाकी बचे 101 सीटें हैं, इनमें से कांग्रेस कम से कम 30 सीट डिमांड कर रही है और इसमें से 50 सीटों पर राजद ने भी दावा कर दिया है। यानी अगर अंतिम आंकड़ा आप देखिए तो 150 सीटों पर आरजेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और अगर बात करें कांग्रेस की तो 60 से 70 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप 150 और 70 को जोड़ते हैं तो ये 220 सीटें होती हैं। 220 सीटों पर अपनी तैयारी महागठबंधन ने शुरू कर दी है बिना मांझी, मल्लाह और कुशवाहा को लिए हुए। यानी 23 सीटें बस छोड़ी गई है और इन 23 सीटों को भी अंत में कहीं ना कहीं, जैसे आपको याद होगा कि पिछली बार जो एक सीट बढ़ी थी वो कैसे बढ़ी थी, एनसीपी के लिए 3 सीटें छोड़ी जाती थी। एनसीपी पिछले बार गठबंधन में नहीं आई जिसकी वजह से सीटों को बांट लिया गया और एक सीटें सबकी बढ़ गई। और इसी तरह से इस बार भी तैयारी चल रही है कि अगर ये बाकी दल, अगर जो प्रपोज किया जा रहा है, प्रपोज शायद बहुत पहले ही कर दिया गया था लालू जी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, राजद की तरफ से, कि आपको इतनी सीटों पर ही चुनाव लड़ना है, आप महागठबंधन में अपनी सीटों के लिए प्रेशर नहीं बनाइएगा तो आपको इतनी सीटें दी जाएंगी और इस पर फिर विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन उस बात को मानने से इनकार कर दिया था। आपको पता होगा राबड़ी देवी के आवास पर वो मीटिंग हुई थी, महागठबंधन सारे घटक दल पहुंचे थे और उसके बाद से प्रयास किया गया था कि मीटिंग लगातार होता रहे और इसके लिए रालोसपा काफी हद तक जिम्मेदार थी। रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने सभी के बीच में समन्वय बनाने का प्रयास किया था और ये मीटिंग का दौर वहां से चलते हुए राबड़ी देवी के आवास से सदाकत आश्रम भी पहुंचा था। वहां भी सारे घटक दल एक दूसरे के साथ मिले थे और जो दही चुड़ा हुआ था उसमें भी साथ दिखे थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं खटास उत्पन्न हुई थी और उपचुनाव और इन सभी परिस्थितियों पर अलग अलग तरीके से सब लोग अपनी विवेचना करते हैं। लेकिन राजद ने एकदम अपने मन में यह बना लिया है कि इस बार एकला चलो में मतलब एकला में कांग्रेस साथ में लेते हुए राजद चलना चाहती है। और इन तीनों दलों को अगर फिलहाल आप स्टेटस पूछिएगा तो यही है कि इन वेटिंग रखा गया है। अगर ये तीनों दल अभी भी प्रेशर बनाते हैं, अगर प्रेशर बनाने की बात हम देखें तो कौन दल कितना डिमांड कर रहा है ये भी जान लीजिए। तो सच्चाई यही है कि अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो पार्टी उनकी जितनी भी बड़ी रही हो, उनका कद जितना भी बढ़ा रहा हो, चाहे उसे आप छोटा मानिए या बड़ा मानिए राजनीतिक तो उनकी जो उपयोगिता, लेकिन उन्होंने कम से कम 50 सीटों पर अपना दावा ठोका है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि 80 से 85 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं अगर हमें महागठबंधन से सपोर्ट नहीं मिलता और हमारी बात नहीं मानी जाती है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी लगभग 50 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके जहन में अंतिम जो नंबर है वो 30 सीटों का है। यही कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी, माफ कीजिएगा, वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, वो भी 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अंतिम समीकरण उन्होंने भी अपना आज तक खुलकर नहीं बताया है, लेकिन उनका एक मुख्य एजेंडा जरूर है कि नोनिया, बिंद और मलाह समाज के लोगों को राजद और अन्य दलों में भी अगर समन्वय दिया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का, तो अपनी सीटें घटा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वीआईपी ने एक बड़ी बात की है, एक ऐसी बात की है जिसके तहत माने बात बन सकता है महागठबंधन का। लेकिन मांझी जी का ऐसा कुछ कहना नहीं। मांझी जी का स्पष्ट कहना है आप किसी समाज के लोगों को किसी भी टिकट पर चुनाव लड़ाइए, मेरी सीटों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और यही बातें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नहीं अच्छी लग रही हैं। आपने अगर बीते कुछ दिनों में मांझी जी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान हो या फिर अमरेंद्र त्रिपाठी हो, इन सभी का अगर बयान देखा होगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कितनी कठोरता बढ़ती जा रही है तेजस्वी यादव के प्रति। और इनके बयानों की यही कठोरता कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को और दूर कर रही है इस महागठबंधन के सामंजस्य से। तो अंततः हम कहां पहुंचते हैं? अंततः हम वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जिस तरह से कांग्रेस और राजद एक दूसरे के साथ अनुराष्ट्रीय संबंध रखते हैं, एक दूसरे के नेचुरल अलायंस में है, इसी अलायंस को आगे बढ़ाने की कवायद लालू यादव भी चाहते हैं। इसी अलायंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तेजस्वी यादव को भी और इसी अलायंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं जगदानंद सिंह भी। यानी अब क्या होगा? अब यह हो सकता है कि जिस तरह से मांझी जी लगातार पप्पू यादव से और अन्य दलित नेताओं से जदयू के मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के जैसे भाजपा से लगातार अलगाव बढ़ता जा रहा है और यह भी अंदरूनी सूत्र बताने लगे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद भी भाजपा और नीतीश कुमार को अलग कर सकती है। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बी टीम तैयार हो सकती है, जो कि अगर सीटें लेकर आए तीसरे मोर्चे के तहत, चाहे पप्पू यादव उसमें हो,
चाहे बाकी सभी दल हो, मांझी जी हो, कुशवाहा हो, या फिर हो सकता है कि वीआईपी हो, लेकिन जहां तक हमारी खबर है वीआईपी दावा जरूर कर रही है, जवाब जरूर दे रही है, मुकेश सहनी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो इस महागठबंधन से हटने नहीं वाले हैं। उन्होंने लालू के अंदर अपनी भक्ति दिखाई है, आस्था दिखाई है, और ये भी कहा है कि लालू से बड़ा कोई अब तक उनके समाज का चिंतक और सोचने वाला नहीं हुआ है। यानी स्पष्ट है ये जो दल बाकी बचते हैं, ये कहीं ना कहीं अगर दावा करके जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उन सीटों पर अगर नंबर लेकर आते हैं तो आगे चल के सरकार बनाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, खास तौर पे जब नीतीश कुमार को भाजपा झटका दे देगी। उस परिस्थिति में क्या होगा उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि महागठबंधन में राजद और कांग्रेस एकला चलो की नीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार दूर से ही बैठे इन सभी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। भाजपा को बहुत मतलब नहीं रहता है, क्योंकि भाजपा का जो समीकरण है वो जिस तरह से भी बना हुआ है उसमें और किसी दल के लिए स्थान नहीं बनता है। अगर कोई और दल आता है तो कहीं ना कहीं लोजपा की सीटें कटेंगी, कहीं ना कहीं भाजपा की सीटें कटेंगी, हो सकता है कि जदयू की सीटें काटनी पड़े, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भाजपा नहीं है। इसीलिए भाजपा और जदयू के नेताओं ने मांझी जी को जैसे ही उनकी एंट्री की बात हुई उसको लेकर एक विवाद शुरू कर दिया और ये कह दिया कि दरवाजा बंद है। आगे आलोक ने यहां तक कह दिया था कि मांझी जी जैसे नेताओं के लिए ना महागठबंधन में जगह है ना एनडीए में। तो भैया बात स्पष्ट है, आपने सुन लिया पूरी कहानी। महागठबंधन में अब एकला चलो की तैयारी शुरू हो चुकी है। चाहे अब आप सोचते हैं कि कैसे मैं बोल रहा हूं, पैटर्न देख लीजिए। सारे पार्टियां अगर कोई कार्यक्रम भी कर रही है तो अलग अलग मंच हो रहा है, कोई किसी के साथ मंच साझा नहीं कर रहा है। अगर कांग्रेस और राजद की बात करें तो दोनों के प्रवक्ता एक बात करते हैं, एक जैसी बात करते हैं, एक तरह का हमला भी करते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा कि बाकी सारे जो दल हैं, चाहे रालोसपा हो, जीतन राम मांझी हो, अब कुछ हद तक वीआईपी वो भाषा बोलने लगे हैं जो कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग बोल रहे हैं। तो अंतिम समीकरण क्या हो सकता है? अंतिम समीकरण यही हो सकता है कि राजद, कांग्रेस और वीआईपी एक साथ जाए और बाकी जो दल हैं उनका कोई ना कोई अलग विकल्प बने। यहां तक की खबर यह भी आ रही थी कि रालोसपा और कांग्रेस आपस में विलय कर सकती हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना इस सवाल, इस जो न्यूज है इस पर भी कहीं ना कहीं होल्ड लग गया कोरोना के दौरान। तो भैया आपने आज का पंचनामा सुन लिया, आज का किस्सा भी आपने सुन लिया। इन दोनों में क्या संबंध है ये मैं समझ नहीं पाया। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे समझाइए, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। और अगर मेरा ज्ञानवर्धन कीजिएगा तो कल एक और नए एपिसोड के साथ मैं वापस आऊंगा। और हाँ, पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी प्यार दीजिए। और अब बात हजारों की क्या करना, अब लाखों में पहुंचाइए, क्योंकि चुनाव का मौका है। अगर सत्य देखने का मन है तो सत्य सुनने का मन है तो सत्य को फैलाना भी सीखिए। जाइए शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।